हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है दोस्तों हमारा छंद, और छंद वाले टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तमाम मात्रिक वर्णिक, ठीक है, और स्व छंद के रूप में आपको बताया गया था कल कि छंद के 3 भेद होते हैं। तो बेसिक जानकारी आपको दी गई थी कि किस तरह के क्वेश्चन छंद से बनते हैं। आज उससे आगे एक अलग तरीके से आपको छंद वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। तो छंद के अंतर्गत यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक होता है हमारा यति, और यति कहते हैं हम अल्प विराम को। यति क्या है? यति अल्प विराम है, और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो ये है। इसी यति को हम क्या कहते हैं? ठहराव भी कहते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा यहाँ गति। गति कहते हैं वर्णों का उतार चढ़ाव, वर्णों का उतार और चढ़ाव क्या कहलाता है? गति कहलाता है। वर्णों का उतार चढ़ाव गति। इसके बाद होता है तुक। समान मात्रा व समान वर्ण, समान मात्रा व समान वर्ण की आवर्ती, ये क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। ऐसे ही फोर्थ होता है विराम। तो विराम कहते हैं विश्राम को। विश्राम, पूर्ण आराम, पूर्ण आराम को। इसके चिन्ह होते हैं हमारे ये वाले। क्लियर? और छंद कहते हैं, छंद किसे कह रहे हैं? जिस पंक्ति, वाक्य, रचना, पद में यति, गति, तुक, विराम, यति, गति, तुक, विराम के कारण, विराम के कारण गेयता, गायन, गेयता गायन उत्पन्न हो। गेयता अर्थात गायन उत्पन्न हो। जिस पंक्ति, वाक्य, रचना, पद में यति, गति, तुक, विराम के कारण गेयता गायन उत्पन्न हो, वो क्या कहलाता है?
छंद कहलाते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहां हम प्रयोग करेंगे मात्रा। मात्रा क्या है? उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला, उच्चारण में लगने वाला समय इसे कहते हैं मात्रा। मात्रा के प्रकार। मात्रा के प्रकार। मात्रा दो प्रकार की होती है। एक मात्रा होती है प्यारे दोस्तों लघु मात्रा। लघु मात्रा का चिन्ह हमारा ये होता है, जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, इसको ही हम लघु स्वर कहते हैं। इसको ही हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। और इसी को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे ए, ई, ओ और री। इन सब की मात्रा होती है आपकी एक। इसके बाद दूसरी जो मात्रा है हमारी, वो मात्रा है गुरु मात्रा। क्या है? गुरु मात्रा हम इससे प्रकट करते हैं। गुरु मात्रा कहाँ होती है? जो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर, जिनको हम बड़े स्वर भी बोलते हैं, जिनको हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दो मात्राओं का इसमें समय लगता है, जिनको हम संधि स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत ये चार जो हमारे मूल स्वर है, इनको छोड़ के बाकी सारे, छोटा आ आपका हर्स्वर है तो बड़ा आ आपका दीर्घ हो गया, छोटा ई हर्स्व है तो बड़ा ई आपका दीर्घ हो गया। ऐसे ही छोटा ऊ, इसके बाद में बड़े वाला री, क्या है? बड़े वाला री, ये वाला आई आई, ये वाला आपका औ, और ये वाला औ, और इसके साथ में ये आपका अनुस्वार, और ये आपका विसर्ग। ये सब की मात्रा कितनी होती है? इन सब की मात्रा होती है 2। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ नोट करके लिखना है मात्राओं के बारे में। मात्रा किसे कह रहे हैं? उच्चारण में लगने वाले समय को कह रहे हैं। यदि आधे आधे व्यंजन से पहले, यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा, उस स्वर की मात्रा गुरु, उस स्वर की मात्रा, उस स्वर की मात्रा गुरु वो होगी। ये आपको ध्यान रखना। आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां हमने प्रयोग कर लिया हत्या, यहां हमने प्रयोग किया अन, तो इसमें यहाँ आधा व्यंजन है ये वाला,
की मात्रा 1 होनी थी, लेकिन अब मात्रा इसकी 2 होगी, इसकी मात्रा 2। यहाँ पर क्या है आपका, ये ए आ गया है, ये वाला क्या है आपका ए है, और इससे पहले ये क्या है आपका आधन है। तो इसकी मात्रा 1 होनी थी, अब इसकी मात्रा 2 हो जाएगी, इसकी मात्रा 1। लेकिन अगर वो आ गया इस रूप में, तो इसमें तो ऑलरेडी पहले ही इसकी मात्रा 2 है, लेकिन आधे की भी मात्रा इसी के साथ रहेगी। ये जो आधा तय है इसी के साथ इसकी मात्रा जाएगी, ये हो जाएगा ये। अगर कोई आधा व्यंजन है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, जैसे हमने यहाँ स्वर ले लिया। अब इसमें क्या है, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई स्वर है ही नहीं। इसकी मात्रा 1, इसकी मात्रा 1। तो आधे व्यंजन की आपको ध्यान रखना है, कोई मात्रा नहीं होती है। उसका रीजन क्या, मात्रा होती है स्वर की। तो जो हिंदी में 11 स्वर, संस्कृत में जो 13 स्वर हम पढ़ते हैं, तो उन स्वरों की मात्रा होती है। उनमें जो छोटे हैं तो उनकी मात्रा 1 है, और जो बड़े हैं उनकी मात्रा 2 है। मात्रा कह रहे हैं उच्चारण में लगने वाले समय को। तो यहाँ ये ए, ई, उ और री, जो हमारे 13 या 11 जो स्वर हैं, उनमें केवल इन 4 की मात्रा आपकी लघु है, 1 मात्रा है। ठीक है, बाकी जो भी स्वर बच गए उसकी सबकी मात्रा कितनी हो गई, आपकी 2 हो गई। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, जैसे इसमें आधे व्यंजन से पहले है, इसमें है में क्या है, स्वर ए है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ए है, तो मात्रा स्वर की ये होती है। तो इसकी मात्रा 1 होनी चाहिए थी, इसकी तो 1 होती है ना, लेकिन यहाँ 2 मात्रा क्यों गई, क्योंकि आधे व्यंजन से पहले स्वर है। तो ये आधा किसके साथ जाएगा, इससे पहले वाले के साथ में। ये आधा किसके साथ जाएगा, इससे पहले वाले के साथ में। ये आधा किसके साथ जाएगा, इससे पहले वाले के साथ में। अगर यहाँ क्या है, आधा है, अब यहाँ पे इससे पहले कोई स्वर है नहीं, तो इसकी कोई मात्रा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके मात्राओं से संबंधित ज्ञान। ठीक है, अब ये यति, गति, तुक, विराम क्या है, इसको भी अप्लाई करके दिखाएंगे। यति, गति, तुक और विराम, यानी कि जिस पंक्ति, वाक्य रचना, पद में यति लगे, गति लगे, तुक लगे, विराम लगे, तो उसके कारण ऑटोमेटिक गेयता उत्पन्न हो जाती है। उस गेयता को क्या कह रहे हैं हम, गायन। और वो गायन ही आपका क्या है, छंद है। अगर आप किसी चीज को गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, तो उसके पीछे का कारण ही ये छंद वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अगर यहां तक सारी चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे जी आपका मात्राओं का ज्ञान। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है, इसमें 5, तो ये हो गया आपका, छठा हो गया जी आपका ये वाला, मात्राओं से रिलेटेड। अब आ जाते हैं आपके 7वें पॉइंट। 7वां पॉइंट है आपका गण। 3 वर्णों का समूह क्या है, गण। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कमल, 3 वर्णों का समूह है। समय 3 वर्णों का समूह है। राखी 3 वर्णों का समूह। 3 वर्ण कौन कौन से हैं, के, मैं, ले, से, मैं, ये, रे, खे और ये। तो ये सब क्या है, आपके गण है। इसके बाद क्या है जी, गण की संख्या। यहाँ पे क्या होगा, गण की संख्या। गण की संख्या होती है 8। इसके बाद गण सूत्र, और गण सूत्र होता है आपका ये वाला, यह माता राजभान सलगा। ये गण सूत्र किसने दिया, ये गण सूत्र दिया आचार्य पिंगल ने। आचार्य पिंगल कौन थे, छंद के प्रवर्तक, प्रतिपादक, जनक, प्रणेता, संस्थापक। ये किसके भाई थे, पाणिनि के भाई थे।
इसके बाद 8वां चरण, छंद का चौथा हिस्सा, छंद का चौथा हिस्सा अर्थात चतुर्थांश क्या कहलाता है? चरण। इसे चरण का दूसरा नाम पाद भी होता है। चरण का दूसरा नाम क्या है? पाद। इसके बाद में फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा छंद के भेद, मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद, जिस पंक्ति वाक्य रचना पद, जिस पंक्ति वाक्य रचना पद में लघु गुरु, जिस पंक्ति वाक्य रचना पद में लघु गुरु मात्रा के, जिस पंक्ति वाक्य रचना पद में लघु गुरु मात्रा के जिस पंक्ति वाक्य रचना पद में लघु गुरु मात्रा के आधार पर, लघु गुरु मात्रा के आधार पर छंद की पहचान की जाए, छंद की पहचान की जाए, पद में लघु गुरु मात्रा के आधार पर छंद की पहचान की जाए, वह मात्रिक छंद कहलाता है। वह मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। इनमें से एक होता है सममात्रिक। एक क्या होगा? सममात्रिक छंद। कहाँ होता है सममात्रिक छंद? जहां चारों चरणों में समान मात्रा हो, वो क्या कहलाता है? मात्रिक छंद। जैसे चौपाई, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, तो ये क्या हो गया? सममात्रिक छंद। दूसरा विषम मात्रिक छंद।
जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा, जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा हो, जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा हो, जैसे छप्पे और कुंडलियां। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा, अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद जहां किन्हीं जहां चार चरण में से जहां चार चरण में से किन्हीं जहां चार चरण में से किन्हीं दो चरणों जहां चार चरण में से किन्हीं दो चरणों जहां चार चरण में से किन्हीं दो चरणों में समान जहां चार चरण में से किन्हीं दो चरणों में समान मात्रा हो, वो क्या कहलाया? अर्धसम मात्रिक छंद। किन्हीं दो चरणों में समान मात्रा हो, जैसे कोर्ठा, बरवे, दोहा आदि। तो ये क्या हो गया? अर्धसम, आधा समान हो गया। अर्धसम मतलब आधा समान। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो कोई डाउट यहां तक किसी का? अभी एग्जाम्पल देके इनको प्रूव करके दिखाएंगे। मेरे किसी बैच में किसी भी क्लास की जितने भी बैच पहले आ चुके हैं आगे आएंगे, पीएनजी नहीं मिलेगी। क्योंकि पीएनजी से अगर तैयारी होती या पीडीएफ से तैयारी होती तो मैं पढ़ा ना रहा होता। ये पीएनजी एक बार सेव करके बच्चों को दे देते और बच्चे उससे पढ़ के सिलेक्शन ले लेते। इसलिए बाकी जीएस वाले सेक्शन में बाकी दूसरे जो टीचर्स होते हैं, हो सकता है वो पीएनजी दे रहे हो, वो उनका अपना मैटर है। लेकिन मैंने आज तक किसी भी अपने बैच में किसी भी बच्चे से ये कमिटमेंट ना तो किया है ना करूँगा कि आपको पीएनजी भी मिलेगी। पीडीएफ भी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि दुनिया दे रही है थोक के बाद। मुझे ये पता है कि जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ उससे बाहर पेपर में कुछ पूछा नहीं जाता। मुझे ये भी पता है कि जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है उसी साल, जिस साल वो तैयारी शुरू करता है, अगर वो मेरी लाइव क्लास अटेंड कर लेता है, ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है, 60-70 क्लास से लेता हूँ, अगर वो 60-70 घंटे अपने जीवन के मुझे दे देता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी में वो सारे क्वेश्चन सही करके आता है। इसलिए तमाशे की तरह पढ़ना और नोटंकी दिखाना पढ़ते समय, उन सब चीज़ों से मैं अपने स्टूडेंटों को भी दूर रखता हूँ और खुद भी दूर रहता हूँ। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, तो जो आपको भांति भांति की जो आदत पड़ी हुई है अलग अलग तरह की, कि आपको 1000 मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है, इसके बाद 500 के आसपास टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है,
इसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी लेने हैं। 100, 200, 300 के लिए आसपास आपको पीडीएफ भी चाहिए और यहाँ हर क्लास की पीएनजी भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से, मोह माया से मैं खुद भी दूर हूँ और आपको भी दूर रखूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि पूरे सिलेबस को एक एक टॉपिक और उसके सब टॉपिक और वहाँ से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी, उन सबको मैं अपनी क्लासों में यहीं पे करा देता हूँ। अगर बच्चे इसी चीज को, जिसके एक बार समझ में आ जाए अच्छी बात है, एक बार ना आए इस क्लास को दोबारा सुने। अगर आप अलग अलग चीजों में ऐसे टाइम देते रहोगे तो आप जिंदगी में कभी भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट से फ्री नहीं हो पाएंगे और ना आप ये सारे क्वेश्चन बना पाओगे। तो बाकी सब्जेक्ट के पढ़ाने के तरीके, पढ़ने के तरीके आपके जो भी रहे हैं, लेकिन हिंदी को आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा अगर आपको सारे क्वेश्चन हिंदी के सही करने हैं। फिर दोस्तों आप खुद ये सोच के देखो कि आपने हिंदी का ये जो कोर्स लिया है या हिंदी की ये क्लासे आप अटेंड कर रहे हो, यही सारी की सारी हिंदी किताबों में भी है और यही यूट्यूब पे भरी हुई है। अनेक टीचरों ने 1000 से ज्यादा लेक्चर हिंदी के दे दिए। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि आप एक किताब छोड़िए, आप मार्केट से 3 किताब उठाइए। अगर 3 किताब उठा के भी आप किसी भी भर्ती का कोई भी पेपर मुझे 80% में मिलवा दोगे तो मैं मारकर रख दूंगा। 100% की तो दूर बात है, 80% पेपर भी अगर आप 3 अलग अलग राइटर की, बढ़िया जो आपको लगते हैं, 3 अलग अलग राइटर की किताब उठाओ और 80% कोई भी पेपर, चाहे वो 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, पीजी लेवल का हो, अगर आप वो पेपर मुझे मिलवा दोगे, मुझे तो पता है कहाँ कब क्या पूछा गया है और किस किताब में क्या दिया, क्योंकि ये सारे पब्लिकेशन वाले किताब घर पहुंचाते हैं। सर जी इसमें कुछ एरर होगा तो बताना, इसका इंडेक्स चेंज करना होगा तो बताना, सर जी हमारी बुक को बच्चों तक पहुंचा देना, बच्चों से चर्चा कर देना अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो ये सारे पब्लिकेशन वाले आए दिन जब भी इनकी कोई नई बुक आती है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो यूपी का पब्लिकेशन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, बाकी किसी भी स्टेट का हो, हिंदी की बुक मेरे घर पे लेके वो पहुंच जाता है। यहाँ नहीं आता तो कैरेबिल ऑफिस तक पहुंच जाता है। अब उनको कहाँ से एड्रेस मिलता है, कहाँ से नंबर मिलते हैं, ये बात मुझे भी नहीं पता, ना मैं पूछता हूँ। और वो फ्री में दे के जाते हैं, उसके साथ कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी लेके आते हैं। तो वो सारी किताबें तो मैं देख ही चुका हूँ, मुझे पता ही है उसमें क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपके क्वेश्चंस की वैरायटी क्या है और कितने तरह के क्वेश्चंस किस टॉपिक से बनते हैं और वो किस किताब में है, किस में नहीं, वो सब मुझे पता है। इसके साथ साथ आप 3 यूट्यूब चैनल उठा लो मेरे चैनल को छोड़ के, कोई भी हिंदी में जिसमें है, अगर वहां से भी 80% क्वेश्चन किसी भर्ती में आए हो या आगे भी कह रहा हूं मैं, अगर आएंगे तो एक बार मिलाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इकलौता टीचर मैं ही हूं जो हिंदी अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं वो इकलौता टीचर हूं जो पढ़ाता है, उसका पढ़ा हुआ पेपर में आता है। हिंदी अच्छी कौन पढ़ाता है वो तय आप करो, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैं पढ़ाता हूं वो सारा का सारा पेपर में आता है। और नहीं यकीन आता तो आपको सारी चीज छोड़ दो, ये पेड कोर्स की बात ही छोड़ दो। आप मेरे यूट्यूब का कोई भी सीरीज ले लो और किसी भी भर्ती का कोई पेपर अपने पास ले हो जो अलग अलग शिफ्ट में भी हुए हैं, वो भी ले लो, तो वो पेपर आप एक साइड में रखो और मेरे यूट्यूब सेशन जो हुए हैं उनमें जो मैंने सीरीज चलाई है या मैराथन क्लास से मैंने ली है, मान के चलो मैंने शब्दावली की मैराथन क्लास ली और शब्दावली के क्वेश्चन आए, विलोम से परिवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी का क्वेश्चन। अगर मेरी उस मैराथन से बाहर एक क्वेश्चन होगा तो आज के बाद मैं मैराथन नहीं लूंगा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो पहले मेहनत हम कर चुके हैं उसके कोई वैल्यू आपकी नजरों में नहीं। जो आपने माँ बाप का पैसा यहां दे दिया है कैरियर को, उसकी भी कोई वैल्यू आपकी नजरों में नहीं है। बस आने दो, अगर मान के चलो यही चीज में लेके आओ दूसरी तरीके से तो आप उसमें भी इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि सफलता और नौकरी का कोई शॉर्ट ट्रिक और कोई शॉर्ट रास्ता है नहीं, उसमें आपको कुछ समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यू पढ़ाई में निरंतरता रखनी पड़ेगी। और इन तीनों में से आप एक भी चीज नहीं करो, ना तो आप समय दोगे, ना आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखोगे और ना आपके अंदर कभी पेशेंस होगा, क्योंकि आप अपने आप में तुर्रम खां पैदा हुए हो। और जब आप अपने में तुर्रम खां हैं तो फिर टीचर का तो अस्तित्व ही नहीं बचता आपके आगे, क्योंकि हर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे ज्यादा अच्छा पता है कि ये चीज अच्छी है, इस तरीके से चीजें अच्छी है।
तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी आत्म मंथन करना है। अगर चुपचाप कभी बैठ के 15 मिनट आप एकांत में बैठ के किसी पेड़ के नीचे या कहीं लाइब्रेरी में या घर के किसी कोने में बैठ के देखें कि मैंने पहले बहुत सारे एग्जाम दिए, उसमें मैंने गलती क्या की। पढ़ा तो मैं भी बहुत था, 18 घंटे आपने मेहनत की थी, 12 घंटे 15 घंटे आपने रेगुलर पढ़े थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और बाकी आपके साथ पढ़ने वालों के बहुतों के सिलेक्शन हो गए। तो उनमें अंतर केवल यही था कि आप इधर उधर की चीजों में उलझे रहे और वो अपने रोज सिलेबस के टॉपिक कंप्लीट करते रहे। तो अर्धसम मात्रिक छंद में क्या होता है जी, जहां 4 चरण में से किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा होती है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धसम मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो ये क्या थे जी आपके मात्रिक छंद के भेद। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो मात्रिक छंद है इनमें कौन कौन से छंद आते हैं। ये है जी आपके यहाँ मात्रिक छंद, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे आसान है और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। मात्रिक छंद प्रथम चरण में मात्रा। तो ये एक मात्रिक जो छंद है जहां मात्रा के आधार पे छंद की पहचान होती है उसको मात्रिक छंद कह रहे हैं। वो है हमारा सोट। दूसरा जो है वो है वर्ग। तीसरा दोहा। चौथा चौपाई। पांचवा रोला। छठा गीतिका। सातवां हरि गीतिका। आठवां उल्लाल। संयुक्त छंद कितने हैं जी, 2। इसमें मात्रा कितनी होगी, 16 में मात्रा है प्रथम चरण में 11 मात्रा, इसमें 12, इसमें दोहा में 13, चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका 28 और उल्लाला में भी 28। संयुक्त छंद, संयुक्त छंद होते हैं जी आपके 2। इनमें एक आपका कुंडलिया है। कुंडलिया जो बना है आपका वो दोहा और रोला को मिला के बना। और दूसरा आपका जो है जी वो आपका छप्पे है। ये भी मात्रिक छंद में आता है। और ये जो बना है ये रोला और उल्लाला को मिला के बना। तो ये संयुक्त छंद कहलाता है। संयुक्त का मतलब जो 2 अलग अलग छंदों से मिलके बने हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त छंद। तो ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला सबसे आसान क्वेश्चन है छंद वाले टॉपिक का। ठीक है, तो यहाँ सोरठा क्या है जी, 11 मात्रा, बरवे में 12। वो इनको देके इसको पूछ लेगा, इसको देके इसको पूछ लेगा। अब वो पूछेगा 24 मात्रा बताओ जी किसमें होती है। 4 ऑप्शन देगा, गीतिका, रोला, चौपाई, दोहा। तो आप क्या कहोगे, 24 मात्रा रोला में होती है। 12 मात्रा वाला छंद बताइए कौन सा है। आपको ऑप्शन देगा सोरठा, बरवे, चौपाई, दोहा। तो 12 मात्रा किसकी होती है प्रथम चरण में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रथम चरण में मात्रा।
ठीक है, तो ये आपके मात्रिक छंद है, 8, 9 और 1, 10। और इन्हीं 10 को बार बार पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं 10 को बार बार वो क्या है, पूछता है। ये ध्यान रखना है। क्लियर? जी जी जी। चलो जी आगे बढ़े। अब यहाँ पे अब इन सब चीजों को जितने भी आपने यहां से शुरू किए हैं, इनको अब अप्लाई करके देखें। ये यति गति तुक विराम, ठीक है, ये 5, ये 6 क्वेश्चन, ये 7वां, ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपके क्या है, 8वां क्वेश्चन से ये हो गया, 9वां क्वेश्चन बना आपका ये। ठीक है, मात्रिक छंद ये हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इन्हीं की, अप्लाई करके देखते हैं इन्हीं को। यहाँ पे दे दिया रईमन पानी राखिए, बिन पानी कब सूं। पानी गए न उभरे, मोती मानुष छू। अब इस तरीके से आपको पंक्ति देगा, वो एक भी दे सकते हैं, वो पंक्ति 2 भी दे सकता है, और आपसे कहेगा कि इसमें छंद बताओ। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें 4 मात्रिक छंद होंगे, या वो 3 मात्रिक 1 वर्णिक भी दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये किसके अंतर्गत आता है, वर्णिक है, मात्रिक है तो कौन सा है। जी जी, मेरी कोशिश यही है कि आप चीजों को रटो मत, ठीक है, और दूसरा अपने पास नोट करके रखो मत। मेमोरी खाली पड़ी हुई है, और इस ब्रेन के अंदर एक फोल्डर आपका हिंदी वाला बनाया है परमात्मा ने, और इस हिंदी वाले फोल्डर में कुछ भी नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। मैथ वाले में थोड़ा बहुत आपने डाल लिया, रीजनिंग वाले में, बाकी सारा रजिस्टर पे रखा हुआ है। और जितना भी आपने रजिस्टर पे लिखने में एफर्ट्स लगा दिया है, वो रजिस्टर घर रहेगा। आप जब जाओगे खाली हाथ जाओगे, कई बार तो पेन भी वहीं मिलते हैं जहां आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आप सीधे चीजें ब्रेन में सेव करो। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी आप एक बार यहाँ समझोगे, उसको फिर नोट करोगे, ठीक है, उसके बाद में फिर आप अपने फेयर नोट्स बनाओगे। ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो तरीका 6ठी से लेके 12वीं के बच्चों का होता है। पहले टीचर बोर्ड पे लिखेगा, फिर बच्चे उतारेंगे, ठीक है, उतार के फिर वो होमवर्क देगा टीचर, वो होमवर्क करके दिखाएंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर सारा का सारा खेल आपके आईक्यू लेवल से जुड़ा है, आपके मेमोरी में क्या है उससे जुड़ा हुआ है। और मेमोरी में चीजें सेव ना करके आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो दे रहे हो, आपकी जो प्राथमिकता है, ठीक है, वो किसकी है, चीजों को सेव करने की, चीजों को अपने पास रखने की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आपका पहला क्वेश्चन ये था कि यति क्या है। यति कह रहे हैं अल्प विराम को, और अल्प विराम का चिन्ह है आपका ये, और इसी को क्या कहते हैं, ठहराव। और वो ठहराव भी क्या होता है, थोड़ा होता है। अल्प का मतलब थोड़ा, विराम का मतलब रुकना। तो जहां आप थोड़ा सा रुक रहे हो उसको क्या कह रहे हैं, अल्प विराम। तो इसमें थोड़ा सा कहां रुक रहे हैं जी, इसमें थोड़ा सा रुक रहे हैं हम,
एक तो यहाँ पे और एक यहाँ। रहीमन पानी राखी, राखी के बाद हमने क्या किया, थोड़ा ठहराव लिया, फिर बोले बिन पानी सब सून, और फिर यहाँ पे पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो जहां अल्प विराम लगा हुआ है, जहां हमने थोड़ा ठहराव लिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम यति कह रहे हैं। ये तो है आपका यति। इसके बाद में फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है गति का, ये वाला क्वेश्चन गति। वर्णों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, गति कहलाता है। और वर्णों का उतार चढ़ाव कहाँ है, रहीमन पानी राखिए, तो राखिए को क्या कर रहे हो आप, लंबा खींच रहे हो। और जब राखिए को लंबा खींच रहे हो तो इस राखिए में ही क्या है, आपकी गति है। इस राखिए में क्या है, गति है, क्योंकि यहीं पर ही वर्णों का उतार चढ़ाव। राखिए में क्या है, आपकी गति। इसका मतलब ये हुआ कि यति से पहले हमेशा क्या होती है, गति होती है। भाई रहीमन में 1 2 3 4 वर्ण है, इसमें 3 ही है, 1 2 3। रहीमन के मुकाबले आप राखिए को लंबे समय तक उच्चारण कर रहे हो। राखिए, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन धड़कन धड़कन, तेरा 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 सुरूर, सुरूर को जो लंबा खींच रहा है वही अपने आप में गति कहलाता है। यहाँ पे पानी गए न उभरे, तो उभरे को क्या कर रहे हो आप, लंबा खींच रहे हो, इसी वजह से ये क्या कहलाए, ये कहलाए आपके गति। तो यति से पहले गति होती है, ये पता चल गया। यहाँ उभरे और राखिए में क्या है, गति। तो यति गति के बाद में क्या होता है जी, तुक होता है। यति गति के बाद में क्या होता है, तुक। समान मात्रा समान वर्ण की आवर्ती जहां होती है उसको बोलते हैं तुक। जैसे मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, तो यहाँ समान मात्रा समान वर्ण क्या है, समान मात्रा आ की है और समान वर्ण आपका ये न। तो जहां समान मात्रा समान वर्ण आ जाए उसको हम तुक या तुकांत बोलते हैं। और ये समान मात्रा समान वर्ण यहाँ पर कहाँ आए हैं, ये समान वर्ण समान मात्रा क्या है, यहाँ पे बड़ा ऊ है समान मात्रा। इसके बाद समान वर्ण क्या है, यहाँ पर न है। समान वर्ण क्या है, यहाँ पर न है, इसमें भी न। तो यानी कि सून और चून ये क्या है आपके, ये आपके तुक है, ये आपके तुक है। और इन्हीं दोनों शब्दों को, जो ये सून और चून है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, तुकांत शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुकांत शब्द। यानी कि तुक है अंत में जिनके, उनको क्या कहा जाता है, तुकांत का है। इसमें तेरा क्या जाता, इसमें मेरा घाटा। तो ये जाता घाटा तुकांत को ही फिट करके ये सारे गाने बने। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, फिर कुछ गाएगा दाएं आएगा, और फिर परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो ये अपने आप में बार बार जो पंक्ति रिपीट हो रही है, 2-3 पंक्ति बोलने के बाद फिर पहले वाली पंक्ति को ले आता है, ये सब तुकांत को फिट करने के लिए आती। तो ये समान मात्रा समान है, ये तो आपका यति हो गया, गति हो गया, तुक हो गया। विराम कहाँ है, चौथा क्वेश्चन क्या था आपका, चौथा क्वेश्चन था विराम, ये वाला क्वेश्चन। विराम विश्राम पूर्ण आराम जहां है, जहां 1 लगा हो या फिर ये 2 लगे हो। तो जहां पूर्ण विश्राम आराम है तो वो कहाँ है, वो ये रहा आपका यहाँ पर, वो है आपका यहाँ पर ये वाला, वो है आपका ये वाला, ये वाला। और ये क्या है, इसको कहते हैं हम विराम। इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम विराम कह रहे हैं। ये विराम चिन्ह लग गया। जहां यति गति तुक और विराम होगा वहां कोई ना कोई छंद होगा। इसका मतलब क्या है, यहां इसको हम जो गा पा रहे हैं इसमें कोई ना कोई छंद है। तो फिर वो छंद मात्रिक है कि वर्णिक है, तो मात्रिक है तो मात्रा लगानी पड़ेगी लघु गुरु की, और वर्णिक है तो वर्ण गिनने पड़ेंगे। तो वर्णों को कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 वर्ण हो गए। और जब मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसमें यहाँ पर क्या है, ए है, रे के अंदर मात्रा तो स्वर की होती है। इसमें क्या है, इसमें भी ए है, ठीक है, इसकी मात्रा 1 है। इसमें क्या है, इसमें भी ए है, 1 मात्रा। इसमें क्या है, इसमें भी ए है, सॉरी इसमें तो ई था,
इसमें क्या है, इसमें ई है, तो इसमें ए ई, ये भी है, ये भी है, इन सब की मात्रा एक हो गई। अब यहाँ पे क्या था, आ दो मात्रा है, यहाँ पे बड़ा ई दो मात्रा है, यहाँ पे रा के साथ में आ दो मात्रा है, यहाँ छोटा ई है एक मात्रा है, यहाँ ई है दो मात्रा है। अब इसमें 1 2 3 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13, इसमें मात्रा है आपकी 13। इसमें कितनी मात्रा है, 13 मात्रा है। और जिसके पहले चरण में 13 मात्रा होती है, जिसके पहले चरण में 13 मात्रा होती है, उसे दोहा छंद कहते हैं। प्रथम चरण में मात्रा कितनी, 13, वो किस में होती है, दोहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छंद है वो छंद है प्यारे दोस्तों आपका दोहा। अब दोहा अर्ध सममात्रिक है, सममात्रिक है या विषम मात्रिक है, ये तो ठीक है, हमने मात्रा लगाया तो दोहा क्या हो गया, एक मात्रिक छंद हो गया। मात्रिक छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। मात्रिक छंद क्या है, मात्रिक छंद, लेकिन ये अर्धसम है, विषम है या सम है, इसका पता कैसे लगाएंगे, इन सब पे मात्रा लगानी पड़ेगी। इस पे मात्रा 1, इसकी मात्रा कितनी है 1, इसकी मात्रा 2, इसकी मात्रा 2। इसमें 1 मात्रा क्यों आई, क्योंकि ई है, इसमें 1 क्यों आई ए, इसमें आ, इसमें बड़े वाला ई, इसमें बड़ा ऊ है 2 मात्रा, इसमें क्या है ए 1 मात्रा। फिर इसकी मात्रा लगाएंगे, फिर किसकी मात्रा लगेगी, फिर यहाँ इसकी मात्रा लगाएंगे। यहाँ पे मात्रा कितनी 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, बड़ा ऊ की 2 मात्रा 1, इसमें 2। फिर मात्रा यहाँ लगाएंगे, फिर मात्रा लगेगी यहाँ पर, इसमें 2 मात्रा, इसमें 2, इसमें 2, यहाँ छोटा ऊ 1 मात्रा ए 1 मात्रा, बड़े वाला ऊ 2 मात्रा ए 1 मात्रा। व्यंजनों के साथ में जो स्वर छिपे हुए हैं ना, उन पे मात्रा लगा रहे हैं, मात्रा व्यंजन की नहीं होती, व्यंजनों के साथ जो स्वर है। तो यहां पर क्या हो गया जी, इसमें 13 मात्रा है, 1 2 2 4 2 6, 6 2 8, बिन पानी सब, सब तो छूट ही गया इसमें, इसमें सब तो छूट ही गया। बिन पानी, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और इसमें मात्रा लग गई 1 1 2 और 1, 1 2 2 4 2 6 7 8 8 10 और 1 11। तो इसमें मात्रा कितनी हुई, इसमें मात्रा हुई आपकी 11। 2 2 4 4 1 5 2 7 8 8 2 10 11 11 और 2 13। इसमें मात्रा कितनी हुई, 13 मात्रा। इसमें भी 13 मात्रा, इसमें भी 13, इसमें मात्रा कितनी 11। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। इसमें मात्रा कितनी 11 मात्रा, इसमें भी 11, इसमें भी 11। तो ये क्या था जी, आपका दोहा था। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इसमें 13 है, इसमें भी 13, इसमें 11, इसमें 11, तो दोहा आपका क्या है, मात्रिक छंद में अर्ध सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक। ये क्या है आपका, अर्ध सम मात्रिक छंद। तो एक तो हमें ये पता चला गया दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल अर्ध सम मात्रिक का है, ठीक है। फिर हमें क्या पता चल गया कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है, दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्रा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण, दोहा के द्वितीय व चतुर्थ चरण, ठीक है। चतुर्थ चरण में मात्रा,
चरण में मात्रा। तो इसमें मात्रा कितनी हो गई जी आपकी 13 इसमें कितनी हो गई 11 है नहीं। पहला तीसरा क्या है जी विषम चरण। तो हम क्या कहेंगे विषम चरण में मात्रा, विषम चरण। और ये दूसरा चौथा क्या है समचरण, समचरण। तो जहां सम चरणों में 11-11 हो, विषम चरणों में 13-13। भाई 1 और 3 क्या है विषम है, और 2 और 4 क्या है सम है। तो जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्रा हो और दूसरा और चौथा चूंकि सम है, सम चरणों में 11-11 मात्रा हो, तो उसको क्या कहते हैं दोहा छंद कहते हैं। दोहे की परिभाषा होगी जिसके पहले चरण में तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, उसे क्या कह रहे हैं दोहा छंद। तो इस तरीके से आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए, आपने क्वेश्चंस किया यति का, गति का, तुक का, विराम का, छंद का। तो आपने कौन सा छंद बताया दोहा छंद। ठीक है, आपने मात्रा लगा ली। जो हर्ष स्वर थे इनकी मात्रा क्या थी ए, ई, उ और री, एक मात्रा। इनको छोड़ के जो भी आ जाए उन सब की मात्रा 2, उन सब की मात्रा क्या है 2 है। इसके बाद आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे कि इसमें गण बताने हैं कितने गण। तो 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है गण कहलाता है। और इसमें 3 वर्णों का समूह कौन कौन सा है ये देखो 1 2 3। एक तो 3 वर्णों का समूह ये हो गया, 1 2 3, एक 3 वर्णों का समूह ये हो गया, 1 2 3 और 3 वर्णों का समूह ये हो। इसमें 3 गण हैं, एक राखिए, एक उभरे और एक मानुष। यहां तो 1 और 2 2 वर्ण है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, ये तो गण है ही नहीं। तो 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। तो यहाँ राखिए, उभरे और मानुष ये क्या है आपके गण। तो इसके अंतर्गत जो गण थे वो गण हैं 3। और वो गण कौन कौन से हैं, एक आपके राखिए हैं, एक आपके उभरे हैं, और इसके बाद में एक आपका मानस है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चंस कि ये बताओ इसमें चरण कितने हैं। गण के बाद क्या है 3 गण बता दिया आपने। अब वो कौन सा गण है वो आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो चरण क्या है जी छंद का चौथा हिस्सा था चतुर्थांश। तो इसके अंतर्गत कितने चरण हैं, इसके अंतर्गत 4 चरण हैं। यहां से लेके यहां तक आपका ये एक चरण है जहां आपने ठहराव ले लिया। यहां से लेके यहां तक आपका ये दूसरा चरण है। यहां से लेके यहां तक आपका ये तीसरा चरण है क्योंकि यहां ठहराव ले लिया। और यहां से लेके यहां तक आपका चौथा चरण है। तो चरण कितने हुए इसमें 4 चरण। तो यहां पर जो ये आपका मात्रिक छंद है दोहा, इसमें जो चरण हैं वो कितने हैं 4 चरण वाला छंद है आपका दोहा। कौन सा 4 चरण वाला छंद। फिर क्वेश्चंस क्या बना जी आपका, आपने ये भी बता दिया कि इसमें गण कितने हैं चरण कितने हैं। फिर 9वां क्वेश्चन ये बना कि ये सममात्रिक छंद था, विषम मात्रिक था, या फिर अर्ध सममात्रिक। तो यहाँ क्या लिखा है दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है अर्ध सममात्रिक छंद है। क्लियर, कुछ बात समझ में आई। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपने दे दिया है। इस तरीके से आपको चीजों को करना। जिसकी समझ में नहीं आया तो वो क्या करे, वो यहाँ पे दोबारा से दिमाग लगाए। समझ में आपके क्या क्या नहीं आया है, समझ में नहीं आया है आपके ये का है, ये क्या है आपका की है, ये वाला की है, ये वाला है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें जो मात्रा है वो मात्रा किसकी है। ये जो बना है ये आधा कै और आ से मिलके बना है। ये भी आधा कै छोटा ई से मिलके बना है। आधा कै बड़ा ई,
आधा क छोटा ऊ। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता है, और एक प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा इसको आराम से बता सकता है। और इसमें भी ये क्या है आपका है। कुल मिला के बात ये है कि इसमें जो ये मात्रा है आ की मात्रा है ये वाली, इसमें मात्रा ये ई की है, इसमें मात्रा ये बड़ा ई की है, इसमें मात्रा ये छोटे ओ की है, इसमें मात्रा ये बड़े ओ की है, इसमें मात्रा ये रे की है, इसमें मात्रा ये आई की है, और इसमें दो मात्रा आई की है। व्यंजन पे जो मात्रा होती है वो स्वर की होती है, और यही आपको देखना है। इसके बाद फिर क्या था आपका, इसके बाद था आपका एक कऊ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब यहां जो ये बना है ये आधा कै औ को मिला के, ये कै और औ को मिला के, ये आधा कै अनुस्वार को मिला के, और ये कै विसर्ग को मिला के। ठीक है जी। अब इसमें आपको ये याद रखना है, ये वाला औ है, इसमें ये मात्रा है, इसमें जो दो मात्रा है ये इसकी है, इसमें जो ये अनुस्वार है ये आपका ये है, इसमें जो ये विसर्ग है ये आपका ये है। अब इनमें से इसकी मात्रा एक है, इसकी मात्रा एक है, इसकी मात्रा एक है, और एक होता है आपका ये वाला कै। ये क्या है, आधा कै और ए, इसकी मात्रा एक है। इन चार को छोड़ के बाकी सबकी मात्रा कितनी है, दो। एक मात्रा को हम इस खड़ी पाई से प्रयोग करते हैं, इसको हम लघु मात्रा कहते हैं, और जो बाकी बच गए ये सबकी गुरु मात्रा है। बाकी क्या बच गए आपके, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो। तो इन सब की मात्रा क्या हो गई, इन सब की मात्रा हो गई आपकी दो। इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा। आपको बस यही तो ध्यान रखना था कि ये वाला जो था ना आपका, ये ए, ई, उ और री, इनकी मात्रा केवल एक है। बाकी जो बच गए हैं वो सारे के सारे दो मात्रा। इन सब की मात्रा एक है, क्योंकि ये क्या है आपके अर्ध स्वर है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो इनकी मात्रा एक, बाकी सबकी मात्रा दो। तो जिनको मात्रा लगानी नहीं आई तो उम्मीद करता हूं कि उन्होंने मात्रा लगानी सीख ली होगी। यहाँ पर इसमें ये ए था एक मात्रा, इसमें ई एक मात्रा, मैं में ए एक मात्रा, न में ए एक मात्रा, इसमें आ दो मात्रा, इसमें ई दो मात्रा, रे के साथ जो आ है दो मात्रा, इसमें छोटा ई है एक मात्रा, इसमें ये आई है दो मात्रा। फिर मात्रा काउंट कर ली, 1 2 3 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13, 13 मात्रा वाला आपका क्या कहलाया, दोहा कहलाया। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे ये वाले पढ़े, इनके सबके एग्जाम्पल देंगे आपको, फिर मात्रा लगाएंगे, छंद की पहचान करेंगे और गण बताएंगे कौन सा गण है, मगण बगण सगण रगण जगण। तो आपको ये ध्यान रखना है, सोरठा बरवे दोहा, यानी कि ये 10 के 10 है आपके, 8 ये, 9वां और 10वां ये है। इसको संयुक्त छंद इसलिए कहा गया क्योंकि ये दो अलग अलग छंदों से मिलके बना है, तो ये क्या कहलाया आपका संयुक्त छंद। तो आज के लिए इतना ही। अभी 9:30 बजे आपकी क्लास है उपसर्ग और प्रत्यय की कैरियर स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो मेरे 2 बैच आ रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ उसके बारे में। तो उस बैच में मैंने रिकॉर्डिंग क्लासें पूरे एक बैच की जो है वो कंप्लीट की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो जो बच्चे जॉब करते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड लाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कॉल थी, उनको रिकॉर्डिंग क्लासें चाहिए थी। तो रिकॉर्डिंग प्लस लाइव एक बैच आया है 399 रुपया में। तो 399 रुपये का बैच है, जिसमें पूरा एक बैच, जिसमें
70 क्लास से रिकॉर्डिंग है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें भी लगभग 70 ही क्लासें होगी। तो वही पूरा का पूरा बैच हिंदी स्पेशल का मैं उन बच्चों को दे रहा हूँ फ्री में, और उनके साथ 100 से ज़्यादा लाइव क्लासें उसमें मैं लूँगा। 2 मई से उसके अंतर्गत मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, एडमिशन उसमें ओपन हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हिंदी के हमारे अलग अलग सेक्शन है, हिंदी साहित्य है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, टोटल हिंदी व्याकरण के टॉपिक है, हिंदी शब्दावली, हिंदी विविध है, प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कार हैं, प्रसिद्ध कवि लेखकों की रचनाएं हैं, और हिंदी गद्यांश, ये सारे के सारे हिंदी के सेक्शन और टॉपिक मैं उस बैच में भी कंप्लीट करूंगा। एडमिशन ऑलरेडी उसमें ओपन हो चुके हैं। क्लास उसमें 2 मई से स्टार्ट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जी इसके साथ साथ जिनको चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें मैं प्रैक्टिस तो दे नहीं रहा हूं, तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। 199 प्राइस है, इस पे भी डिस्काउंट है। 3500 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज हिंदी के सारे क्वेश्चन। एस चांद पब्लिकेशन है, मेरा फोटो लगा हुआ है, सामान्य हिंदी की ये बुक है। तो आप इस बुक को तो ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज चाहिए, मैं बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो बच्चा लाइव है क्लास में, रेगुलर जो क्लास अटेंड कर रहा है, उसको यहाँ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा, आप कहीं ना कहीं से तो चीजें लोगे ही। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ये बुक मिलती है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जाइए और हिंदी बुक बाई अरुण सर आप डालिए, या एस चांद पब्लिकेशन डालिए, एस चांद पब्लिकेशन हिंदी बुक, तो आपको ये बुक वहां पे मिलेगी। और इस पे डिस्काउंट चल रहा है अभी। ठीक है, तो लगभग 150 के आसपास में आपके घर पे ये बुक पहुंच जाएगी। तो आप इस बुक को ऑनलाइन ले सकते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पीएनजी चाहिए। ठीक है, तो उसी के चलते मैंने क्या किया कि रिकॉर्डिंग बैच का ऑप्शन से निकाला। हालांकि मैं अपने किसी भी बैच का कभी रिकॉर्डिंग वगैरह में दिया नहीं हूं, लेकिन अब मजबूरी में इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं अलग अलग विभाग में, डिपार्टमेंट में, और जो वो नौकरी कर रहे हैं उनको टाइम होता नहीं है। जिस दिन टाइम होता है वो 4 से 5 क्लास एक ही दिन में लेना चाह रहे हैं। रेगुलर वो लाइव आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी का टाइम होता है। तो उनके चलते, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं छोटी नौकरी में, वो बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं के चलते मैं ये बैच लेके आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, वो जबरदस्ती आपके घर पे बुक नहीं जा रही है कश्यप साहब। ठीक है, मैं तो बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो यूट्यूब की क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, अभी तो समय लगेगा आपको तो बहुत। ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ने पे कम, दाएं बाएं की चीजों पे ज्यादा है। जिनको सिलेक्शन लेना है, जो ले चुके हैं, उनके लिए बुक है। ठीक है, और उनके लिए ये बैच है। क्योंकि उसका रीजन क्या, तो वो उन्होंने बैच तो ये भी परचेज कर लिया जिस आपके साथ वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इनकी क्लास से छूट रही है रोज। अब एक दिन में बहुत सारी क्लास हो रही है, मैथ की है, रीजनिंग की है, जीएस की है, हिंदी की क्लास है। बेचारा क्या क्या करे, क्योंकि उसको नौकरी भी करनी है। ठीक है, बाकी उसको अपने आप को भी समय देना है, तो उसके लिए ये रिकॉर्डिंग बैच है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लाइव क्लासें रहेगी, ये ध्यान रखना है। सौ से ज्यादा लाइव क्लास, 70 क्लास रिकॉर्डिंग, सेम कंटेंट। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो वही रहेगा। आपको नहीं लेनी है, उनको लेनी है जिनको सिलेक्शन लेना है 2025 में, जो एक नौकरी ले चुके हैं और उससे बड़ी नौकरी जिनको चाहिए। ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपका कोर्स तो इसी में पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बाई चांस अगर आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। वो प्रैक्टिस चली रही है 9:30 बजे जो क्लास चलती है। तो अभी इसमें नेटवर्क इशू है, ये चीजें हो नहीं पा रही है। अदरवाइज इसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में, दूसरे बैच में इसमें करूंगा।
ठीक है, यूट्यूब के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलते हैं अभी 9:30 बजे। कैरेविल स्टेट एग्जाम, सिस्टम भी बंद हो गया आपके में।